और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। यूपी सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए हैं। कहा राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। विकास दुबे एनकाउंटर पर यह सुनवाई शुरू हो चुकी है। एसजी तुषार मेहता यूपी सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। तो यूपी सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। तुषार मेहता ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए ये बात कही है और सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। तो एसजी तुषार मेहता राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में पेश हुए और कहा कि राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। विकास दुबे के एनकाउंटर पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। और एसजी तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए हैं। यूपी सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। विकास पैरोल पर बाहर आया था। सुप्रीम एसजी ने यह बात कही है सुप्रीम कोर्ट में। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे का परिवार रजिस्टर गायब है। कानपुर में बिकरू कांड के बाद से परिवार रजिस्टर गायब है। मुठभेड़ के बाद से ही नहीं मिल रहा है रजिस्टर गायब होने से अफसर परेशान हैं। पीडीओ ने ग्राम पंचायत सचिव को नोटिस देकर जवाब मांगा है। तो बीडीओ ने ग्राम पंचायत सचिव को नोटिस देकर जवाब मांगा है। परिवार का रजिस्टर गायब है। बिकरू कांड के बाद से ही ये परिवार रजिस्टर गायब है। तो गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें खुलासा हुआ है कि विकास दुबे के शरीर में 3 गोलियां आर पार हुई थी। दाहिने कंधे से 1 गोली आर पार हुई थी, तो सीने में बाईं ओर से 2 गोलियां आर पार हुई थी। विकास दुबे के शरीर पर 10 जख्म मिले हैं। 6 जख्म गोलियों के हैं, जिनमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिले हैं। गोलियां कितनी दूर से मारी गई इसका खुलासा नहीं हुआ है। तो वहीं कानपुर पुलिस ने काफी कशमकश के बाद जय वाजपेयी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। जय वाजपेयी पर घटना के दिन विकास दुबे को 2 लाख रुपए और 25 कारतूस देने का आरोप है। पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं हमारे सहयोगी श्याम तिवारी। हिरासत के बाद पुलिस ने विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जय वाजपेयी ने 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में पहुंचकर विकास को 2 लाख रुपए दिए थे। इसके अलावा 25 कारतूस भी मुहैया कराए थे। इसके बाद नज़ीराबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जय की 3 लग्जरी गाड़ियां हाईवे पर लावारिस हालत में खड़ी हुई पाई गई थी, जिसके बाद पुलिस इन गाड़ियों को कब्जे में लेकर थाने आ गई थी। जांच में पता चला कि ये गाड़ियां जय वाजपेयी की हैं। उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और लगातार उससे पूछताछ की जा रही थी। कल पुलिस ने जय वाजपेयी को छोड़ दिया था और मीडिया का प्रेशर बनने के बाद जय को दोबारा हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की, तो इस बात का खुलासा हो गया कि जय ने न केवल रुपए मुहैया कराए थे, बल्कि अपने घर में रखे 25 कारतूस भी विकास को दिए थे। जिसके बाद जय को गिरफ्तार कर लिया गया है। जय के साथ उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। वहीं विकास दुबे के नाम पर ओपीडी पर्चा बनाने वाला युवक नशेड़ी निकला है। स्वास्थ्य विभाग ने पर्चा बनाने वाले कर्मचारी को नोटिस दिया है। विकास दुबे के नाम से ये ओपीडी का पर्चा बनाया गया था। दादरी हॉस्पिटल में ओपीडी का पर्चा बनाया गया था। एनकाउंटर वाले दिन ही ओपीडी का ये पर्चा बनाया गया था और वो ओपीडी का पर्चे आप टीवी स्क्रीन पर इस पर्चे को देख भी पा रहे हैं। और पर्चा बनाने वाले कर्मचारी को नोटिस दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये नोटिस दिया गया है और जिसने पर्चा बनाया वो युवक नशेड़ी निकला है।
वहीं कानपुर के बिकरू मुठभेड़ मामले में लखनऊ में एसआईटी दफ्तर पहुंचा श्याम वाजपेयी का परिवार। बयान दर्ज कराने के लिए एसआईटी के दफ्तर पहुंचा है। श्याम की मां और 2 बहनें एसआईटी दफ्तर पहुंची हैं। श्याम वाजपेयी को परिवार ने बेगुनाह बताया है। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ था श्याम वाजपेयी। तो अब उसका परिवार एसआईटी दफ्तर पहुंचा है अपना बयान दर्ज कराने के लिए। शामू की मां और 2 बहनें यहां पहुंची हैं और वो शामू वाजपेयी को बेकसूर बता रही हैं। तो शामू वाजपेयी का परिवार आप देख सकते हैं यहां बिकरू मुठभेड़ मामले में लखनऊ में एसआईटी ऑफिस पहुंचा है शामू वाजपेयी का परिवार और ये शामू वाजपेयी को बेगुनाह बता रहे हैं। शामू वाजपेयी की 2 बहनें और मां एसआईटी दफ्तर पहुंचे हैं। मुठभेड़ में गोली लगने से जख्मी हुआ था शामू वाजपेयी और अब उसका परिवार अपना बयान दर्ज कराने के लिए एसआईटी दफ्तर पहुंचा, जहां शामू की मां और 2 बहनों को आप देख सकते हैं वो शामू को बेगुनाह बेकसूर बता रहे हैं। तो एक बार फिर आपको बड़ी खबर बताते हैं, विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। यूपी सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए और कहा कि राज्य में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। राज्य ने ये मुठभेड़ फर्जी थी और इस पूरे मामले को लेकर ये पूरी सुनवाई जारी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार अपना पक्ष रख चुकी है। ये कहना है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए हैं। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुनवाई शुरू हो गई है और सुशील हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ चल रहा है अभी? पढ़ना साफ तौर से इस पूरे मामले में सीजीआई की तरफ से इस पूरे मामले में सवाल खड़े किए गए हैं यूपी सरकार के द्वारा, जो जांच आयोग बनाया गया है। हालांकि सीजीआई की तरफ से मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट तुषार मेहता से ये पूछा है कि आपने जो आयोग का गठन किया है हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम इस आयोग में कहीं ना कहीं एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और एक पुलिस अधिकारी को जोड़ना चाहते हैं, जिस बाबत फिलहाल जो उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट हैं उन्होंने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं और वो बताएंगे कि इस पूरे मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट एडिशनल लोगों को ज्वाइन करवा सकता है या नहीं करवा सकता है। लेकिन इसी बीच जो और याचिका करता है पीओसीएल की तरफ से, यानी कि प्रशांत भूषण और संजय पारिक, इन्होंने इस पूरे मुठभेड़ पर सवाल खड़ा किया और उन्होंने कहा है कि जिस तरह इस पूरी रणनीति में पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में एक जांच कमेटी का गठन करना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में साफ तौर से ये चीफ जस्टिस की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी अपनाना ये रही कि वो ये जानते हैं कि तेलंगाना में जिन अपराधियों को मारा गया था वो फिलहाल एक बलात्कारी थे और जिस तरह उत्तर प्रदेश में विकास दुबे को मारा गया वो पुलिस के हत्यारे थे। लेकिन इस पूरे मुठभेड़ की भूमिका क्या रही, क्या ये एक रणनीति से किया गया एक मुठभेड़ है या फिर अपने बचाव में पुलिस वालों ने उन पर गोलियां चलाई हैं, इस बीच अभी फिलहाल कहीं ना कहीं बहस चल रही है। हालांकि इस पूरे मामले में सीजीआई की तरफ से यह भी कहा है कि इस जांच से हम कहीं ना कहीं कानून और शासन को मजबूत करना चाहते हैं और ऐसे में एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मुठभेड़ से पुलिस वालों का जो मनोबल है वो कम न हो और उनकी जो ताकत है वो बरकरार रहे, इसलिए इस जांच की पुष्टि जरूरी है। फिलहाल अभी बहस चल रही है इस पूरे मामले में। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस लिया जा रहा है वरिष्ठ अधिकारियों से कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक वरिष्ठ रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के और एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स को एडिशनल जोड़ना चाहता है उस जांच आयोग में, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इससे तैयार है या नहीं? अपर्णा, अभी फिलहाल बहस इसी पर चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया सुशील आपका। आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट लेंगे इस पूरे मामले पर। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुशील हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट पर जो मौजूद हैं वहां से इस कार्यवाही की जानकारी दे रहे थे। और बता दें आपको कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है विकास दुबे एनकाउंटर मामले में, जहां राज्य सरकार का पक्ष रख रहे हैं, यूपी सरकार का पक्ष रख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, और उन्होंने बताया कि विकास पर 65 एफआईआर दर्ज थी। पैरोल पर विकास दुबे बाहर आया हुआ था। जिस मुठभेड़ के खिलाफ याचिका लगाई गई है वो मुठभेड़ सही थी, क्योंकि विकास दुबे ने हिरासत से भागने की कोशिश की थी। तेलंगाना में जो एनकाउंटर हुआ और जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ वो दोनों अलग अलग मामले हैं। तेलंगाना वाले मामले में आरोपी बिना हथियार के थे, ये सीजीआई ने ये बात कही है। विकास दुबे के मामले में ऐसा नहीं है।
समिति में एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को जोड़ना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने यह बात कही। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को भी इस समिति में जोड़ना चाहते हैं। तेलंगाना में जो एनकाउंटर हुआ था और विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है, दोनों को ही मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग मामले हैं। तेलंगाना वाले मामले में आरोपी बिना हथियार के थे, विकास दुबे के मामले में ऐसा नहीं है। वहीं कानपुर की घटना के बाद पूरे प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। चित्रकूट में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 50,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 25,000 का इनामी मुठभेड़ में पकड़ा गया है। वहीं मेरठ और नोएडा में भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक एक बदमाश को धर दबोचा। यूपी में बदमाशों की आई शामत। एनकाउंटर के बाद कई बदमाश गिरफ्तार। चित्रकूट में शिकंजे में आया 50,000 का इनामी। यूपी में बदमाशों की अब खैर नहीं। पुलिस ऑपरेशन क्लीन चलाकर अपराधियों का सफाया करने में जुटी है। चित्रकूट में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश हेमराज यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से एक अवैध तमंचा और कारतूस जब्त किए गए हैं। थाना बैलपुरवा पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि हेमराज नाम का मकरूर अपराधी, जो कि 14 वर्ष पूर्व डबल मर्डर की घटना में वांछित और मकरूर चल रहा है और जिस पर 2009 से इनाम है, वो आने वाला है। इसी सूचना पर उनके द्वारा गाड़ाबंदी करके देवांगना घाटी में अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। प्रयागराज में पुलिस घूरपुर इलाके में देर रात अपराधियों की धरपकड़ करने गई। एसओजी टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। सुनील भारतीया पर 25,000 का इनाम घोषित था। एसओजी यमुना पार्क की और थाना घोरपुर की टीम थाना घोरपुर क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान अचानक सामने से एक मोटरसाइकिल आई और पुलिस दल को देखकर मुड़कर भागने लगी। पुलिस की आवाज लगाने पर, पीछा करने पर उनकी तरफ से फायर किया गया और रिटेलिएशन में जब पुलिस ने फायर किया तो एक अपराधी के पैर पर गोली लगी और वो घायल हो गया। घायल अपराधी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर, अंधेरे का फायदा उठाकर एक अन्य अपराधी भागने में सफल हुआ है। हम लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। उधर नोएडा के सेक्टर 63 में चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक शातिर लुटेरा गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। इसके कब्जे से बाइक और तमंचा बरामद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक कर रहे हैं छोटे से ब्रेक की ओर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग
एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक, कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप और अब बात करते हैं खबर के असर की। देवरिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर अस्पताल की बद इंतजामी की खबर दिखाए जाने के बाद डीएम, सीएमओ, सीएमएस समेत कई आला अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। डीएम ने कहा कि वार्ड बॉय को हटा दिया गया है, वहीं इस काम को करने वाली एजेंसी को भी नोटिस दिया गया है। न्यूज 18 ने दिखाया था कि किस तरह जिला अस्पताल परिसर में एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसकी बेटी स्ट्रेचर खींच रही है और उसका मासूम बच्चा भी उसे पीछे से धकेल रहा है। इस मामले में न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर का असर हुआ है और अब मामले का संज्ञान आला अधिकारियों की ओर से लिया गया है। डीएम ने कहा कि वार्ड बॉय को हटा दिया गया है, वहीं इस काम को करने वाली एजेंसी को भी नोटिस दिया गया है। आज समुचित रूप से चल रहा है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और जो कोविड संबंधित चीज़ें हैं, मास्क और अन्य चीज़ें इनको उपलब्ध करा दी गई हैं। इसमें प्रथम दृष्टया जो वार्ड बॉय है वो दोषी पाए गए हैं और सीएम साहब के द्वारा उनको तत्काल हटा दिया गया है और जो एजेंसी है प्राइम क्लिनिक उनको भी एक नोटिस दिया गया है, क्योंकि कुछ वेतन विसंगति के कारण उनके लोग हड़ताल पे थे तो उनसे जवाब तलब किया गया है। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सरकार से मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत देने की मांग की है। कहा कि बकरीद पर शुक्राने की नमाज पढ़ी जाती है, जिसके लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। इस नमाज के जरिए सभी मुसलमान अल्लाह से कोरोना से मुक्ति की दुआ मांगेंगे।
शुक्रिया की नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, तो उसमें मस्जिदें और ईदगाहें खोली जाएं जहाँ पर चूँकि सारा मुसलमान नमाज पढ़ेगा और पूरी एहतियात से पढ़ेंगे। और हमारा ये यकीन है कि ये अल्लाह के दरबार में हम अपनी माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ इसी कोरोना के ख़त्म होने के लिए और मुल्क के हालात बेहतर होने के लिए और मुल्क की भलाई के लिए हम लोग दुआ करेंगे और अल्लाह हमारी सुनेगा इंशाअल्लाह। वहीं कानपुर में कोरोना का कहर हुआ है। मधुराज अस्पताल में कोरोना बम फूटा है। अस्पताल के 2 डॉक्टर और अस्पताल का मेडिकल स्टाफ भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। मेडिकल स्टाफ के 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल के मालिक को भी कोरोना संक्रमण हुआ है। तो अस्पताल के 2 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वही राजधानी लखनऊ से कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह की रिपोर्ट में 140 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। शाम तक कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राजधानी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4300 के पास पहुंची है। पिछले 4 दिनों में लखनऊ में 1100 से ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। तो लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। डीएम ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को फौरन कोविड अस्पताल या कोविड केयर सेंटर में एडमिट कराया जाए। डीएम ने सख्त चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में सुबह से हो रही झमाझम बरसात से कई दिनों से गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिली, लेकिन तेज बारिश के चलते शहर में जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है। उसने नगर निगम को किदावों की पोल खोलकर रख दी है। नाला सफाई के नाम पर मानसून से पहले लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन नालों में जमा सिल्ट नहीं निकाली गई। जूही पुल के नीचे भरा जलभराव से दोनों ही तरफ के रास्ते बंद हो गए हैं, जिसके बाद अफसरों ने खाना पूर्ति करने के लिए बैरिकेडिंग लगाकर दोनों ही रास्तों को बंद कर दिया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कानपुर के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। झमाझम बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ है, सड़कें पानी से लबालब हैं और निगम के दावों की पोल खोलती हुई तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। तो बरसात से पहले दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है उन दावों का भी दम निकल जाता है। इस सावन के पावन महीने का आज तीसरा सोमवार है, साथ ही आज सोमवती अमावस्या भी है। ऐसे में जगह जगह शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना ने आस्था पर थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगाया है। कई जगहों पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तो कई जगहों पर इसकी धज्जियां उड़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर अनूठा संयोग बना है। आज सोमवती अमावस्या और वट सावित्री भी है। इस अवसर पर प्रयागराज स्थित संगम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। तड़के से ही श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में स्नान कर रहे हैं। आज वट सावित्री भी है, सो सुहागिनें संगम में स्नान करने के बाद पीपल और वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत रहने से 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। इसका जो है हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। एक तो आज सोमवार ये सावन का सोमवार है और उसमें भी अमावस्या, ऐसी अमावस्या में भी 4 से 5 साल में आती है और इस वजह से आज के दिन जो है औरतें सोमवारी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में अपना जो है पूजन अर्चन करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं सुख शांति और समृद्धि के लिए। उधर बारिश के बावजूद वाराणसी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में सावन के तीसरे सोमवार पर भी भक्तों के आने का सिलसिला और दर्शन करने का जो क्रम है वो अभी जारी है। बारिश हो रही है, कोविड-19 को लेकर तमाम सारे एहतियात हैं, बंदिशें हैं, बावजूद इसके जो श्रद्धा की कतार है ना वो थम रही है ना वो रुक रही है। लगातार अनवरत भक्तों के दर्शन का सिलसिला जारी है। अभी भी आप देख सकते हैं कि बारिश जारी है, लेकिन भक्त जो आ रहे हैं वो
हर हर महादेव के नारों के साथ यहाँ पर जो है दर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जल और दूध से उनका अभिषेक कर रहे हैं। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। वो मुंह और नाक को गमछे या साड़ी से ढककर कोरोना से बचने का एहतियात भी बरत रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता